हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम एक नए तथ्य के बारे में जानेंगे जो कि प्रागैतिहासिक भारत का एक अनोखा अध्याय रहा जिसका ईसमपुर में वर्णन किया गया है। प्राचीन मानव की पहली कार्यशाला रही है ये। कहाँ है यह स्थल और क्यों है खास? यहाँ मिले प्राचीन औजार क्या बताते हैं? यहाँ के लोगों का जीवन कैसा था? क्या यह मानव की पहली पत्थर कार्यशाला थी? इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलते हैं लगभग 60 लाख वर्ष पुरानी मानव सभ्यता की अनसुनी उस कहानी पे और जानते हैं कि किस प्रकार से इस सभ्यता का उदय हुआ था। तो इसके जो खोजकर्ता रहे हैं प्राचीन पत्थर औजार निर्माण स्थल के, तो डॉक्टर के पड्डया जी, इन्होंने 1983 में ईसमपुर स्थल की खोज की। कहाँ मिला? तो यह कर्नाटक के हुसंगी बैचबल घाटी क्षेत्र में यादगीर जिले के पास मिला। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से था। भारत के नक्शे में कर्नाटक में स्थित था। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको देखने के लिए मिली, तो सबसे पहले हस्त कुठार हमको देखने के लिए मिला कि इसका उपयोग सर्वाधिक उन लोगों ने किया था। हस्त कुठार का उपयोग शिकार करने के लिए। क्लीवर का उपयोग ये लोग किया करते थे जानवरों की खालों को, मोटी मोटी हड्डियों को तोड़ने के लिए। और चॉपर का अक्सर उपयोग किया जाता था किसी चीज़ को छीलने के लिए, काटने के लिए। पत्थर के औजार बनाने की कार्यशाला, यहाँ पे स्टोन टूल्स वर्कशॉप हुआ करता था। इस प्रकार से पत्थर के यहाँ पे औजार ढेर सारे तैयार किए जाते थे। चूना पत्थर के बड़े बड़े कोर और फ्लेक्स जिनके औजार बनाए जाते थे। इस खोज का जो महत्व रहा है वह भारत की सबसे प्राचीन पत्थर के औजार बनाने की एक कार्यशाला में से एक है। प्रारंभिक मानव की तकनीकी और जीवन शैली को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रमाण यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से लोगों ने इस चीज़ों को समझा। ईसमपुर प्रारंभिक मानव की कुशलता और बुद्धिमत्ता का जीता जागता प्रमाण हमको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है कि किस प्रकार से उन लोगों ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके शिकार करना और नए नए इन्वेंशन भी करना, पत्थरों के नए नए औजार बनाना, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने सीखी। आगे इसमें हमको देखने के लिए मिलता है कि ईसमपुर में प्राचीन मानव का जो भोजन और उनकी जीवन शैली रही वह किस प्रकार से रही। इससे पर्दा उठता है कि वे क्या खाते थे। तो ईसमपुर के लोग मुख्य रूप से प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर थे और शिकारी संग्रह जीवन जीते थे। जैसे मांस था तो हिरण, नीलगाय, जंगली बैल, खरगोश आदि का शिकार ही किया करते थे। फिश मछलियों का भी पकड़ते थे। पास की नदियों, झरने, तालाबों से मछलियाँ पकड़ते थे, वो भी इकट्ठा होती थी। और फल फूल जो हुआ करते थे पेड़ों और झाड़ियों से, इसको तोड़ के इकट्ठा कर लिया करते थे। कंदमूल तो प्रमुख था ही इन लोगों के भोजन में। मेवे और बीज भी उसमें शामिल हो गए थे। आगे अगर हम देखें कि वे भोजन का उपयोग कैसे करते थे, तो इस प्रकार से देख सकते हैं जानवरों को पकड़ के आग के ऊपर इसको भून के भी उसके खाने का काम किया करते थे ये लोग। शिकार करने के लिए पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे। हस्त कुठार, क्लीपर, चॉपर, फ्लैक्स आदि का उपयोग जैसे करते थे। पत्थरों की नुकीली नोक वाले भाले और लकड़ी के डंडे की मदद से जानवरों का शिकार करते थे। यानी इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से फेंक के भाले से शिकार किया जाता था। चॉपर और फ्लैक्स से मांस के टुकड़े करते थे, हड्डियां तोड़ते थे और चमड़ी उतार लिया करते थे। मांस को आग पर भूनकर या उबाल कर खाते थे। क्योंकि आग की खोज हो ही गई थी तो अब इन लोगों ने मांस को भुनना भी शुरू कर दिया था। आग का नियमित उपयोग करना उन्हें आता था, मतलब आग का नियमित उपयोग इनके जीवन में आम हो गया था। फलों, कंदमूल, मेवे को टोकरी या चमड़े की थैली में भरकर लाते थे और बाद में खाते थे। इस प्रकार इनका संग्रह का काम होता था। नदियाँ, झरनों और जल स्रोतों का पानी पीते थे। तो फिर आगे अगर हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से भोजन प्राप्त करते थे, तो शिकार कुछ इस प्रकार से जंगली जानवरों का झुंड बनाकर शिकार करते थे। मछली पकड़ना जो था तो पत्थर के कांटे और भाले से मछलियाँ पकड़ते थे।
फिर संग्रह करना, तो पेड़, झाड़ियों और ज़मीन से पदार्थों को इकट्ठा करते थे और फिर चमड़े के बॉक्स में, चमड़े में भर के लेके आते थे। कंदमूल निकालना होता था इनका मिट्टियों से, या चॉप जो इन लोगों ने बनाया था पत्थर का, उससे मिट्टी को कुरीद के उससे निकाल लिया करते थे। ईसमपुर जो रहा है, इस समय के लोगों के आवास जो रहे हैं वो इस प्रकार से कुछ रहे हैं। झोपड़ियों से लकड़ियों को इकट्ठा करके इसके ऊपर चमड़ या कुछ घास फूस का रख दिया करते थे, जिसमें ये लोग रहा करते थे। और बाकी तो प्राकृतिक आश्रय जो इनके बने थे गुफाओं में, उसमें तो रहा ही करते थे। आवास की जो इनकी विशेषताएं रही हैं, ये लोग गुफाओं, चट्टानों की आड़ या नदी के किनारे अस्थायी झोपड़ियों में रहते थे। इनकी जो झोपड़ियाँ लकड़ियाँ, टहनियों, पत्ते, घास फूसे और जानवरों की खाल से भी बनाई जाती थीं। आवास छोटे और गोल अर्धगोलाकार हुआ करते थे। ये आवास अस्थायी होते थे क्योंकि ये लोग एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते थे। जहाँ भोजन पानी की सुविधा होती थी वहाँ इनका निवास स्थान होता, अन्यथा उस जगह से आगे बढ़ जाया करते थे। गुफाओं के अंदर आग जलाने के प्रमाण भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से गुफा के अंदर आग जला के उसके अगल बगल बैठे रहते थे ये लोग। अस्थायी झोपड़ियाँ तो इनकी थी ही। फिर आगे देखते हैं तो इनका जो आवास बनाने की सामग्री रही है वो लकड़ी शामिल था, घास फूस शामिल था, पत्ते, जानवरों की खाल और पत्थर भी शामिल कर लिए गए थे। और अगर इसको आगे, इस समय के लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते थे। आवास को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही बनाते थे। जिस प्रकार उनकी आवश्यकता होती थी उसी प्रकार के इनके आवास हमको देखने के लिए मिलते हैं। फिर आगे अगर हम देखें इसमें, तो आदि मानव का जो प्राचीन औजार का निर्माण स्थल रहा ईसमपुर से केवल पत्थर के औजार ही नहीं बल्कि उस समय के मानव जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं का भी हमको पता चलता है देखने के लिए, जो कि आग की सीमित उपयोग के संकेत भी दिखाती हैं। कि यहाँ पे क्या था, कुछ स्थानों पर जली हुई मिट्टी के चारकोल कोयले के टुकड़े के अवशेष भी हमको देखने के लिए मिले। इससे संकेत मिलता है कि आदि मानव आग को जलाना जानते थे और उसी सीमित उपयोग भी किया करते थे। यहाँ से हिरण, नीलगाय, जंगली बैल, सूअर, कछुए आदि जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी हमको मिली हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार किया करते थे झुंड बना के एक साथ। मांस को भोजन के रूप में उपयोग करते थे। जानवरों की हड्डियों पर काटने या कटे फटे के निशान होने से ये पता चलता है। इससे स्पष्ट होता है कि शिकार किए गए जानवरों का मांस काट कर भोजन के रूप में खाया जाता था। कुछ इस प्रकार से वो लोग मांस को काट के अलग अलग यूज किया करते थे। समूह में रहना और मिलकर काम करना इनकी प्रमुख भूमिका रही है। लोग समूह में रहते थे, मिलकर शिकार करते थे, काम करते थे, एक दूसरे की सहायता किया करते थे। भोजन के लिए भोजन संग्रह भी ये लोग करने लगे थे। पशुओं की जो हड्डियां रही हैं वो विभिन्न जानवरों की हड्डियां मिलना यहाँ यह बताता है यहाँ की सभ्यता के बारे में कि उस समय के पर्यावरण और जानवरों के बारे में जानकारी भी हमको देता है। औजार और निर्माण का कार्यस्थल अगर हम देखें तो ईसमपुर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ के बड़े पैमाने और औजार बनाए जाते थे। यह प्राचीन औजार निर्माण स्थल वर्कशॉप साइट था। और इस समय में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कृषि के हमको प्रमाण देखने के लिए नहीं मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं, अस्थायी गांव भी नहीं मिलते हैं और पालतू पशु के भी स्पष्ट प्रमाण हमको देखने के लिए नहीं मिलते हैं कि हाँ, इस सभ्यता के अंदर पालतू पशुओं का भी पालन पोषण किया गया था। ईसमपुर आदि मानव के औजार और उनका प्रयोग किस प्रकार से हुआ करता था, तो यहाँ के जो आदि मानव थे वो प्रमुख हैंड एक्स का उपयोग करते थे, क्लीवर का, स्केपर का और फिर पॉइंट का और फिर छेनी का उपयोग किया करते थे। तो ये सब उनके कुछ शिकार करने में भी शामिल होते थे और कुछ चर्म निकालने के लिए शामिल होते थे। कुछ फलों को या कंदमूल को मिट्टियों से निकालने के लिए भी यूज किए जाते थे। इस प्रकार से इनके पत्थरों के औजार थे, जैसे मांस काटना, टुकड़े करना, खाल उतारना, लकड़ी काटना और आकार देना, शिकार करना, जो कि पॉइंट को भाले की बर्छी या तीर के रूप में आगे लगा के उससे शिकार किया करते थे। कुछ इस प्रकार से फेंक के जानवरों को मारते थे तो उनके शरीर में ये घुस जाया करता था। हड्डी, सींग और लकड़ी पर नक्काशी भी किया करते थे। इसी से वो लोग डिज़ाइन भी बनाने लगे थे। और अगर आगे इस फैक्ट के बारे में हम देखते हैं तो हमको देखने के लिए मिलता है कि यह कृष्णा नदी की सहायक नदी
बैचपल के किनारे स्थित रही है। ये जो नदी रही है, ये बैचबल नदी के बारे में अगर हम लोग जानें तो यह नदी कर्नाटक के हुसांगी तालुका क्षेत्र की पहाड़ियों से निकलती है और यह यादगीर जिले से होकर बहती है। संगम इसका जो देखने के लिए मिलता है वो आगे चलकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 130 किलोमीटर थी। स्वभाव जो इसका रहा है, एक मौसमी नदी है। वर्षा ऋतु में इसमें जल की मात्रा बढ़ जाती थी, शेष समय जल की कमी रहती थी इसके अंदर। ऐतिहासिक जो महत्व रहे तो बैचबल नदी के किनारे कई प्रागैतिहासिक स्थल स्थित हैं। इसमें ईसमपुर महत्वपूर्ण है। यहाँ पत्थर के औजार बनाने की प्राचीन कार्यशालाओं के प्रमाण हमको देखने के लिए मिले हैं, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कर्नाटक नदी, कृष्णा नदी और बैचबल नदी ये दोनों इस प्रकार से बहती हैं। इन्हीं के संगम पे ये मिला हुआ है, उन्हीं के रास्ते में। ईसमपुर स्थल बैचबल नदी के तट पर स्थित है। आगे चलकर यह कृष्णा नदी में मिल जाती है। अगर हम इस सभ्यता के अंत को देखें तो इसका अंत कैसे हुआ, तो प्राकृतिक बदलाव और मानव जीवन में परिवर्तन ही इस सभ्यता के अंत का कारण बनी। ईसमपुर में मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि मानव लाखों वर्ष तक रहा, लेकिन समय के साथ कुछ प्राकृतिक और पर्यावरणीय कारणों से यह स्थल धीरे धीरे खाली होते चले गए। ईसमपुर सभ्यता के अंत के जो प्रमुख कारण रहे हैं वो पर्यावरण में परिवर्तन मेन रहा है। जलवायु में बदलाव, तापमान, बाढ़ और सूखे की स्थितियां बनी, जिससे जल स्रोत कम हो गए और वनस्पति भी घटने लगी। तो ये लोग अपनी जगह से पलायन करने लगे। जल स्रोत जो थे उनकी भी कमी होने लगी। तो जैसे नदियां, झरने का प्रवाह कम हो गया, जिससे पीने का पानी और शिकार करने के लिए आवश्यक संसाधन कम उपलब्ध हुए। भोजन की कमी भी होने लगी और फिर बेहतर संसाधन की खोज में ये लोग उस जगह से आगे बढ़ गए। मानव समूहों में बेहतर जलवायु और अधिक संसाधन वाले क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगे, माइग्रेशन कर लिए। तकनीकी और बदलाव संस्कृति अगर देखा जाए तो समय के साथ मानव ने नए और उत्तम औजार बनाना शुरू किए और वे अन्य क्षेत्रों में फैल गए, जिससे ईसमपुर का महत्व कम हो गया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जानवरों की हड्डियों की संख्या में कमी हुई। मानव गतिविधियों में अवशेष ऊपर के स्तरों में बहुत कम हुआ। ऊपरी स्तर में सूखे और बंजर होने के संकेत भी देखने के लिए मिले, जो इस सभ्यता के पतन का कारण हुआ। ईसमपुर सभ्यता का अंत किसी एक घटना से नहीं बल्कि लंबे समय तक चले प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय परिवर्तनों का परिणाम रहा है। मानव हमेशा बेहतर जीवन, पानी, भोजन और सुरक्षा की तलाश में नए स्थानों की खोज में बढ़ते रहता है। जहाँ पे उसको अच्छी मात्रा में भोजन, पानी और रहने के आवास मिलते हैं, वो उसी जगह को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, वहाँ पे रहना काफ़ी पसंद करते हैं। फिर आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी नए तथ्य और नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग स्टडी ब्लॉग।